गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। प्रीवियस एपिसोड तक हमने अभिक्रिया कोटि और अणुसंख्यता को लर्न कर लिया था। आज जो टॉपिक है वो पढ़ रहे हैं हम शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलन वेग समीकरण क्या होगी, सांद्रता और समय के बीच ग्राफ क्या होगा और इसकी हाफ लाइफ क्या होगी शून्य कोटि अभिक्रिया की। ठीक है, देखें शून्य कोटि अभिक्रिया की डेफिनेशन की बात करूं तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसका अभिक्रिया वेग अभिकारक की शून्य घात के क्या हो, समानुपाती हो, या सीधे शब्दों में बोलें तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग है वो अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड ही नहीं करता हो। सिंपल बात करें तो ठीक है, या कह सकते हो अभिकारक की शून्य घात के क्या हो, समानुपाती हो। देखें मान ले माना R से P एक अभिक्रिया है, R से P एक शून्य कोटि अभिक्रिया है, शून्य कोटि अभिक्रिया है। ठीक है, हमने माना है कि R से जो P बन रहा है वो एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है या शून्य कोटि की क्या है, अभिक्रिया है। अब आपके पास अगर ये अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया की वेग समीकरण बनानी हो तो हम इस टाइप से बनाएंगे, R बराबर K R की पावर। देखो डेफिनेशन ये कहती है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसका अभिक्रिया वेग अभिकारक की शून्य घात के क्या हो, समानुपाती। तो अभिकारक कौन है, R, इसकी शून्य घात के समानुपाती का मतलब ये, एक तरह से मैं ये कह सकता हूं वेग, तो ये वेग समीकरण तो ये बनेगी, हालांकि ये वेग ही है एक तरह से अभिक्रिया का। एक हमने स्टोक्योमेट्री के पदों में पढ़ा था सेकंड एपिसोड के अंदर कि स्टोक्योमेट्री के पदों में अगर इस अभिक्रिया के वेग को देखना हो तो मैं कुछ इस टाइप से देखूंगा, dr बटे dt माइनस, ये किसके इक्वल होगा, ये r के बराबर था। यानी r बराबर फॉर्मूला वहां था रस समीकरण मिति के पदों में, इस r को लेकर लिखेंगे तो अभिकारक की सांद्रता में समय के साथ कहने का मतलब कमी होती है, तो इसलिए वहां नेगेटिव साइन यूज कर रहे हैं। तो ये भी r के बराबर, ये भी क्या है, r के बराबर। इस टर्म को r के बराबर हमने लिख रखा है, इस टर्म को भी r के बराबर लिख रखा है। दोनों को कंबाइन करके मैं कुछ इस टाइप से लिख सकता हूं, लेकिन दोनों को मिटा दें। मिटाने के बाद कुछ इस टाइप से लिखा जा सकता है कि dr बटे dt माइनस समानुपाती होगा r की पावर 0। ठीक है, ये जो लिखा है वेग ही है एक तरह से r। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने रस समीकरण मिति के पदों में पढ़ा है कि जब अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन लेना होता है तो यहां साइन नेगेटिव लेते हैं, dr बटे dt के पदों में लेते हैं। समानुपाती r0, ये अभिकारक की सांद्रता जो है उसकी शून्य घात हमने लगा रखी है। यहां से समानुपाती का निशान हटाएंगे, माइनस dr बटे dt। जैसे ही समानुपाती का निशान हटाया एक कांस्टेंट आया, यहां r की पावर क्या लिखा हमने, 0। इस कांस्टेंट को k0 से लिख दिया, जहां k0 है शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग व्यंजक, शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग व्यंजक। ठीक है, k0 को क्या लिख रहे हैं हम, शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग व्यंजक है। अब देखें r की पावर 0 का मतलब, किसी की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब ये r की टर्म गायब हो जाएगी, तो यहां क्या बचा, माइनस dr बटे dt बराबर k0। इक्वेशन नंबर 1 दे दिया मैंने इसको। ठीक है, अब कुछ पक्षांतर कर रहे हैं इस समीकरण नंबर 1 में। पक्षांतर ये कि इस dt को उस साइड के अंदर लेके जा रहे हैं और साथ में समीकरण को माइनस से क्या कर रहा हूं, मैं गुणा कर रहा हूं। समीकरण 1 को माइनस से गुणा करने पर यानी साथ में तो हम इस समीकरण को एक कहने का मतलब माइनस से गुणा कर रहे हैं और साथ में इस dt वाली टर्म को इस k0 की साइड में लेके जा रहा हूं। तो देखो क्या होगा, माइनस dr है वो प्लस dr बन जाएगा और इधर प्लस की टर्म थी वो माइनस बन जाएगी, k0 dt। समीकरण नंबर क्या दे दिया इसको, 2। क्लियर है यहां तक। ये था माइनस dr बटे dt समानुपाती किसके, r0 के। इसकी कहानी क्या थी अभी आपको बताई थी। ठीक है,
यहां से समानुपाती का निशान हटाया, एक कांस्टेंट आया k0 को बोला हमने शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग व्यंजक। ठीक है, कोई जुड़नी के जुड़ आप सीधा ही के लिख सकते हैं, हमने जीरो इसलिए लिखा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात कर रहे हैं हम। और फिर इस k0 r की पावर 0 को क्या मान सकते हैं 1, क्योंकि r की पावर 0 यानी किसी की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, तो इस r0 का मतलब क्या बन गया 1, तो क्या बचा यहां पर k0। साथ में हमने समीकरण 1 में कुछ पक्षांतर कर लिया और साथ में इस पूरी समीकरण को नेगेटिव से क्या किया हमने गुणा किया। गुणा करने के बाद ये समीकरण बन गई हमारी dr बराबर -k0 dt, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 के दोनों तरफ समाकलन करने पर समीकरण 2 के दोनों तरफ समाकलन करने पर जब समीकरण के दोनों साइड में हम क्या करेंगे समाकलन करेंगे तो कुछ इस टाइप से आ जाएगा। आगे देखो dr का समाकलन -k0 dt का समाकलन। ठीक है, दोनों का समाकलन कर रहे हैं, समाकलन करेंगे तो dr का समाकलन मैथमेटिकल के अंदर क्या होता है r होता है। अगर यहां dx होता तो समाकलन x होता, dy होता तो समाकलन y होता, और d अगर p होता तो समाकलन p होता। ठीक है, तो यहां dr है तो dr का समाकलन क्या होता है r होता है। देखें माइनस का माइनस चिन्ह आ गया, k0 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई समाकलन नहीं होता, k0 का k0 आ जाएगा एज इट इज। ठीक है, जैसे यहां dr का समाकलन r आया था उसी तरह dt का समाकलन क्या आ जाएगा t आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा kt प्लस में एक टर्म और लगा रहा हूं मैं i। यहां कुछ किताबों में या कुछ बुक्स के अंदर i भी मिल सकता है, कुछ बुक्स के अंदर आपको c भी मिल सकता है। ये i क्या चीज है, ये i है भी समाकलन कांस्टेंट, समाकलन नियतांक। जब भी किसी टर्म्स का हम समाकलन करते हैं तो ये कांस्टेंट आता है, चाहे वो i के पदों में लिखें उसको, चाहे वो c के पदों में लिखें। ठीक है, अब देखें ये समीकरण नंबर हमारी बन गई 3, समीकरण नंबर 3। अब देखिए समीकरण नंबर 3 में से जो समाकलन कांस्टेंट आया है, इस समाकलन कांस्टेंट को क्या करना है हमें हटाना है। देखिए हटाने का तरीका क्या होगा कि यदि t बराबर 0 हो, t बराबर 0 का मतलब है, इस कंडीशन को थोड़ा सा समझे पहले फिर इसको मिटा देंगे। यहां से r से p बन रहा है, हमारी अभिक्रिया ये थी शून्य कोटि अभिक्रिया। प्रारंभ में जो अभिकारक की सांद्रता लेकर चले वो क्या थी 100। प्रारंभिक सांद्रता को क्या मान रहा हूं मैं r0 से रीनोट कर रहा हूं। ठीक है, यानी प्रारंभिक सांद्रता को किससे लिख रहा हूं मैं r0 से, वो कितनी लेकर चले 100। उस समय प्रोडक्ट कितना था 0 था। किसी समय t बराबर 5 सेकंड बाद हमने देखा कि ये r जो रिमेनिंग है वो कितनी बची 90, आगे कितनी चली गई 10। ये जो शेष बची है, इस शेष बची सांद्रता को बोला जाता है सीधा r। यानी प्रारंभिक सांद्रता को तो मैं क्या मान रहा हूं r0 मान रहा हूं, और किसी समय t के ऊपर यानी अभिक्रिया चलना शुरू होगी 5 सेकंड बाद हमने देखा कि रिमेनिंग कितनी रहेगी, शेष मात्रा कितनी रहेगी, तो शेष मात्रा को मैं सिंपल r से लिख रहा हूं। ठीक है, अब हम कंडीशन लगा रहे हैं t बराबर किसकी 0 की। जब t बराबर 0 होगा तो प्रारंभिक सांद्रता तो कितनी 100, और मैं ये कह दूं रिमेनिंग कितनी रही, शेष कितनी रही, शेष भी क्या होगी r0 ही होगी या 100 ही होगी। शेष भी 100 है, क्यों, क्योंकि t बराबर 0 का मतलब है तो अभिक्रिया स्टार्ट हुई, अभी तक स्टार्ट नहीं हुई थी, इसका मतलब प्रारंभिक और शेष दोनों इक्वली है। तो t बराबर 0 हो तो r बराबर क्या होगा r0, यानी प्रारंभिक और जो रिमेनिंग है वो दोनों एक ही चीज होगी। अब देखिए यदि t बराबर 0 हो तो r बराबर r0। r क्या चीज है, r है किसी समय पर या किसी समय t पर अभिकारक की शेष मात्रा, अभिकारक की शेष मात्रा यानी शेष कितनी रहेगी वो है। ठीक है, अगर बात करें r0 की, r0 है अभिकारक की
प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, यानी प्रारंभ में कितना लेकर चले थे वो R0, किसी समय t के बाद कितना बचा वो क्या है हमारा R होगा। ठीक है, अब देखिए t बराबर 0, इस समीकरण 3 में t बराबर 0 रख दें और r बराबर R0, इस r की जगह क्या रख सकता हूं मैं, R0 रख सकता हूं, बराबर माइनस K0 इंटू टी की जगह क्या रख सकता हूं, 0, क्योंकि t बराबर 0 लिया हमने, प्लस क्या हो गया I। क्लियर है यहां तक? अब देखें ये पूरी टर्म 0 हो चुकी है, क्लियर है? ये टर्म 0 होने के बाद इधर क्या बचा, केवल I बचा है, यानी I बराबर क्या है, R0। I का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, जब I का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो देखें I का मान यहां रखा जाएगा तो समीकरण बन जाएगी R बराबर माइनस K0 t प्लस में R0। समीकरण नंबर 4, इस समीकरण नंबर 4 को ही बोला जाता है शून्य कोटि अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण, शून्य कोटि अभिक्रिया की समाकलन वेग समीकरण। अब देखिए इसमें कुछ मैं पक्षांतर कर रहा हूं, एग्जाम के जो अंदर जो न्यूमेरिकल आते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर रहे हैं। देखें इस r को उस साइड में ले जाएं और माइनस K0 वाली t वाली टर्म को इधर ले आएं, तो K0 t बराबर R0 माइनस में R, क्योंकि जब ये R बराबर से उस साइड में चला गया तो निशान चेंज हो गया, और माइनस K0 वाली टर्म अगर इधर आई तो निशान इसका चेंज हो गया। यहां से K0 बराबर R माइनस R बटे T। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 5, इसको समीकरण नंबर 6, ठीक है, समीकरण 4, 5 और 6, ये समीकरण नंबर 5 है, ये समीकरण नंबर 6 है। समीकरण 4, 5 व 6 शून्य कोटि अभिक्रिया की समाकलन वेग समीकरण है। ठीक है, क्योंकि हमने इस टर्म का क्या कर दिया था, समाकलन कर दिया था। समाकलन करने के बाद आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, ये 3 जो इक्वेशन लिखी है हमने, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, यानी तीनों ही क्या होती है, शून्य कोटि अभिक्रिया की समाकलन वेग समीकरण के अंदर काउंट की जाती है। इसलिए इनको फॉर्मूले के रूप में डायरेक्ट ध्यान रखना जब आप न्यूमेरिकल वगैरह कर रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर। तो ये समीकरण 4, 5 तो क्या है, शून्य कोटि अभिक्रिया की समाकलन वेग समीकरण है। अगर मैं इस समीकरण की बात करूं जो 1 नंबर समीकरण थी, ये है अवकलन वेग समीकरण या अवकल वेग समीकरण, किसके लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए ये अवकल वेग समीकरण बोली जाती है। और समीकरण 4, 5, 6 तीनों एक ही, हालांकि समीकरण 4 में ही हमने कुछ पक्षांतर करके समीकरण 5 और समीकरण 6 को क्या किया है, बनाया है। ठीक है, तो 4, 5, 6 ये डेरिवेशन जो है, समीकरण 4, 5, 6 जो समाकलन वेग समीकरण है, ये डेरिवेशन शून्य कोटि अभिक्रिया का बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, यहां तक। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लक्षण। शून्य कोटि अभिक्रिया के लक्षण के अंदर देखें तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा वेग व्यंजक का मात्रक। वेग व्यंजक के का मात्रक हमने सेकंड वीडियो के अंदर एक डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा था, किसी भी कोटि की अभिक्रिया हो उसके लिए वेग व्यंजक का जो मात्रक होगा उसको निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, मोल 1 - n लीटर n-1 और सेकंड इनवर्स, ऐसे एक फॉर्मूला था। n का मान आप रखते जाएं, किसी भी कोटि की अभिक्रिया के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हम फॉर्मूले से ज्ञात कर रहे हैं, हमने जो फॉर्मूला अभी ज्ञात किया है उससे हम ज्ञात करने की कोशिश कर रहे हैं। देखें
सभी हमने पढ़ा है समीकरण 6। समीकरण 6 की बात करें तो समीकरण 6 ये थी बेटे, K0 बराबर R0 माइनस में R बटे T। कुछ इस टाइप से ही इक्वेशन थी समीकरण नंबर जो 6 अभी हमने पढ़ी थी। देखें K0 बराबर R0 माइनस में R। R0 का मतलब होता है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता और R का मतलब होता है किसी समय T के ऊपर जो शेष अभिकारक की मात्रा बच गई या सांद्रता जो बची है उसकी बात कर रहे हैं। और T क्या चीज है? समय। अब देखिए ऊपर प्रारंभिक सांद्रता में से रिमेनिंग जो बची है उस सांद्रता को घटाया जाएगा, तो कहने का मतलब ऊपर की कंडीशन में मात्रक जो बचेगा वो केवल किसका बचेगा? सांद्रता का ही बचेगा। बटे T है, T को किससे? समय के लिए, समय से। ठीक है, तो K0 बराबर सांद्रता का मात्रक लिख रहे हैं हम यहां पर मोल पर लीटर। पहले एपिसोड में बता दिया था कि वेग या वेग व्यंजक जो भी हम सांद्रता लेंगे यहां पर वो मोल पर लीटर के पदों में ही लेंगे। समय को किस में लेना है? सेकंड के अंदर लेना है। तो K0 का मात्रक क्या आया? K0 का मात्रक आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, पहला लक्षण। ठीक है, K0 का मात्रक क्या है? मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। और आप जानते हैं कि अभिक्रिया के वेग का मात्रक भी यही होता है। ये तो किसका मात्रक है? ये वेग व्यंजक का मात्रक है, ध्यान देना, जो विशिष्ट अभिक्रिया वेग जिसको बोलते हैं हम। ये K का मात्रक है। अगर मैं R के मात्रक की बात करूं इस पूरे लेसन के अंदर, तो लेसन के अंदर पूरे R का मात्रक भी मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स यही होता है। तो कई बार जनरल क्वेश्चन पूछ ले कि वह किस कोटि की अभिक्रिया होगी जिसके लिए वेग व्यंजक का मात्रक और अभिक्रिया के वेग का मात्रक दोनों कॉमन ही होते हैं, दोनों एक जैसे ही होते हैं, तो वो अभिक्रिया कौन सी होगी? शून्य कोटि अभिक्रिया। या पूछ ले शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग और विशिष्ट अभिक्रिया वेग दोनों के मात्रक लिखिए, तो मात्रक दोनों के एक जैसे ही होते हैं। जो अभिक्रिया वेग का मात्रक है वही क्या है? विशिष्ट अभिक्रिया वेग का मात्रक होगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट देखें, सांद्रता और समय के बीच ग्राफ। सांद्रता समय ग्राफ, यानी सांद्रता और समय के बीच ग्राफ खींच रहे हैं कि समय के साथ सांद्रता है वो कैसे कम ज्यादा होती है, उनके बीच एक प्लॉट ले रहे हैं हम। यहां देखें समीकरण नंबर हम बात करें, समीकरण नंबर हमने 4, 5, 6 पढ़ी है। समीकरण 4 की बात कर रहा हूं मैं यहां। समीकरण 4 क्या थी? R बराबर माइनस K0T प्लस R0, कुछ इस टाइप से समीकरण थी। हमने अभी समीकरण 4 देखी थी। अब देखें समीकरण 4 की तुलना है वो एक मैं सरल रेखा की समीकरण के साथ करना चाहता हूं। ठीक है, सरल रेखा की समीकरण देखो क्या है, जिसके साथ इसको कंपेयर करेंगे तो y बराबर माइनस mx प्लस में c। R0 हमारा y हो जाएगा, माइनस K0T का मतलब माइनस mx हो जाएगा हमारा, इसके साथ तुलना करेंगे। और R0 का मतलब क्या हो जाएगा? हमारा C हो जाएगा। अब देखें एक सरल रेखा की जो समीकरण होती है उसमें जो ग्राफ खींचा जाता है वो x और y के मध्य खींचा जाता है। तो यहां मैं छोटे से प्लॉट की बात करूं एक, तो इस साइड में हमने x ले लिया, इस साइड में क्या ले लिया? y। अब देखें x m के साथ जुड़ा है वो x है हमारा, तो इसका मतलब K0 के साथ जो जुड़ी टर्म होगी वो हमारी x होगी। तो यहां क्या लिख दूं मैं? यहां t के सापेक्ष, और यहां y क्या चीज है? हमारी अभिकारक की शेष मात्रा। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें समीकरण में ये जो ढाल लिखी लिखी है माइनस m लिखा रखा है, ये माइनस m ये कह रहा है कि ग्राफ आएगा तो चलो ये सरलरेखा की समीकरण है, सीधा ही आना है, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए कैसे जाए सीधा जाना है। लेकिन ये माइनस m ये कह रहा है कि उस प्लॉट की, उस ग्राफ की ढाल है वो नीचे की तरफ होगी, डाउन की तरफ जाएगी, क्योंकि माइनस m होगा तो वो नीचे की तरफ जाएगी, प्लस m होगा तो वो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है, ये बात ध्यान रखें कि माइनस होगा तो इसका मतलब होगा ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। अगर यहां प्लस m होता तो इसका मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। यहां से ये क्लियर होगा आपको भी ग्राफ जाएगा कहां से, ये माइनस m और प्लस m ही आपको बताएंगे। उसके बाद देखें ये mx वाली टर्म के आगे हमने क्या लिख रखा है? c। इस c को बोलते हैं इंटरसेप्ट या अंतःखंड। अगर ये अंतःखंड दिया हो
तो ग्राफ मूल बिंदु से नहीं चलेगा कभी भी। यानी इस मूल बिंदु से, जिसको हम 0 मानते हैं, इस मूल बिंदु से ग्राफ कभी भी स्टार्ट नहीं होगा। यानी ये आपके स्टार्टअप पॉइंट को बताएगा इंटरसेप्ट जो होता है। अगर मान लो इंटरसेप्ट नहीं है, प्लस में सी कुछ टर्म नहीं लिखा है, y बराबर mx लिखा है सीधा ही, इसका मतलब ग्राफ मूल बिंदु से स्टार्ट होना है। मूल बिंदु से स्टार्ट होना है, जाना कहां है वो अलग बात है, ठीक है। वो तो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, -m, यानी ऊपर जाना है या फिर नीचे आना है। तो यहां इंटरसेप्ट क्या बताएगा कि वो ग्राफ मूल बिंदु से चलेगा या नहीं चलेगा। यहां इंटरसेप्ट है, इसका मतलब ग्राफ मूल बिंदु से नहीं चलेगा। दूसरी बात, कहां आना है, नीचे की तरफ आना है। इंटरसेप्ट देखो प्लस के अंदर है, प्लस का मतलब है इंटरसेप्ट मूल बिंदु से ऊपर से ग्राफ चलेगा। इसका मतलब अगर यहां -c होता तो इसका मतलब मूल बिंदु से नीचे से ग्राफ चलता। क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो अब हमारी समीकरण है वो इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। ये हमारा y है, ये -mx है, प्लस में c। y की जगह हमने ये रख दिया, x की जगह हमने ये रख दिया। -k0 ये बता रहा है कि ढाल है वो नीचे की तरफ है ग्राफ की। अब ढाल नीचे की तरफ है और r0 ये बता रहा है कि इंटरसेप्ट है। तो इंटरसेप्ट की कंडीशन में देखें, मैं कह सकता हूं ग्राफ कुछ इस टाइप से है। मूल बिंदु से इतना ऊपर से चला है, जितने ऊपर से चला है, यानी यहां से लेकर यहां तक की जो रेखा है वो क्या है, हमारी r0 है। यानी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है जो हमारा इंटरसेप्ट होगा, जो कि हमारा यहां c होगा। क्लियर है। ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ की जो ढाल होगी वो ढाल हमें पता है माइनस, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है, और k0। क्लियर है। लैंग्वेज लिखेंगे तो समीकरण 4 हमारी यही है, समीकरण r बराबर -k0t प्लस में r, जो कि एक सरल रेखा की समीकरण है। जब ग्राफ r और t के मध्य आलेखित किया जाता है, यानी खींचा जाता है, किसके बीच, r और t के बीच, किसको देखकर, समीकरण 4 को देखकर, r और t के मध्य जब ग्राफ को आलेखित किया जाता है तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। उस सरल रेखा के अंदर अंतःखंड है वो क्या मिलता है हमें, r0, और ढाल है वो क्या मिलती है इस ग्राफ की, -k0। इसको क्या बोलेंगे, अंतःखंड, इंटरसेप्ट। क्लियर है, ठीक है। तो सांद्रता और समय के बीच ग्राफ किसमें, शून्य कोटि अभिक्रिया के समाकलन वेग समीकरण से हमने सांद्रता और समय के बीच ग्राफ को क्या किया है, यहां बनाया है। इस टाइप से ग्राफ बनेगा सांद्रता और समय। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अभिकारक की सांद्रता समय के साथ एक निश्चित वे से क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस ग्राफ के फंडे को आपको समझना होगा, क्योंकि इस लेसन के अंदर 4-5 ग्राफ ऐसे आएंगे कि कब आपको मूल बिंदु से चलाना है, कब मूल बिंदु के नीचे से चलाना है, कब मूल बिंदु के ऊपर से चलाना है, ठीक है। इस चीज को समझ गए होंगे कि -m और +m तो इस चीज को बता रहा है कि ग्राफ है वो ऊपर से चल के आएगा या नीचे से चलेगा, कहने का मतलब, ठीक है। और c बताएगा कि ग्राफ है वो मूल बिंदु से चलेगा या नहीं चलेगा। अगर प्लस में c है तो ग्राफ मूल बिंदु से ऊपर की तरफ से चलेगा, ये ऊपर से चला है। अब जाने को ऊपर भी जा सकता था और वो नीचे भी जा सकता। ऊपर तो तब जा सकता था जब ये +m होता, यानी हमारी टर्म में यहां माइनस ना होकर प्लस होता, तो ये ग्राफ यहां से ही ऊपर जाता सीधा। क्लियर है। और यहां अगर -c होता, -c का मतलब है ग्राफ मूल बिंदु से नीचे से चला गया। ये मूल बिंदु है, इस मूल बिंदु के नीचे से चलने का मतलब है कुछ इस टाइप से, यानी इसको मूल बिंदु बनाया तो मान लो यहां से चला है। अब जाना ऊपर की तरफ है या यहां से भी नीचे की तरफ जाना है, वो डिपेंड किस पे करता है, +m और -m। अगर -m है तो ग्राफ यहां से ऐसे नीचे डाउन की तरफ जाता, अगर यहां +m होता तो ग्राफ यहां से ऊपर की तरफ आता। क्लियर है। ये चीजें आप मैथ में पढ़ चुके हैं अगर मैथ के आप स्टूडेंट हैं तो ये 2 पॉइंट हो गए। एक तो वेग व्यंजक का मात्रक क्या है, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, और सांद्रता और समय के बीच ग्राफ कुछ इस टाइप से खींचना है। लैंग्वेज में कुछ इस टाइप से लिखेंगे कि समीकरण 4 में r और t के मध्य ग्राफ आलेखित करने पर हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। उस सरल रेखा का अंतःखंड क्या होगा, r0, और ढाल क्या प्राप्त होती है, -k0। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट देखें, अर्धायुकाल। तीसरा पॉइंट है अर्धायुकाल। अर्धायुकाल का मतलब क्या होता है कि कोई भी अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया को 50% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, चाहे वो शून्य कोटि अभिक्रिया हो, चाहे वो प्रथम कोटि अभिक्रिया हो, चाहे वो द्वितीय कोटि अभिक्रिया हो। तो किसी अभिक्रिया को 50% कंप्लीट होने में कितना समय लगता है,
उस अभिक्रिया को, उस चीज को हम क्या बोलेंगे, उस अभिक्रिया का अर्धायुकाल। या ऐसी डेफिनेशन भी दे सकते हैं कि वह समय जिसमें अभिकारक की आधी मात्रा है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, उत्पाद में। कहने का मतलब अभिकारक हम 100 लेकर चले तो 100 में से 50 आगे प्रोडक्ट में बदलने के टाइम कितना समय लगा था, ठीक है, यानी 100 में से 50 आगे जाने में कितना समय लगा था, वो समय ही क्या कहलाएगा, उस अभिक्रिया का अर्धायुकाल। ठीक है, हाफ लाइफ का मतलब होता है किसी अभिक्रिया को 50% कंप्लीट होने में कितना समय लगा था, वही उस अभिक्रिया का क्या है, अर्धायुकाल है। मान लो, माना T1/2 पर अभिकारक की 50% मात्रा शेष रहती है, इसका मतलब है समय जो होगा वो क्या होगा, T यहां 50% भी लिख सकते हैं और T1/2 भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। यानी समय वो क्या होगा, T बराबर 50%, यानी वो आधी कंप्लीट होने में जो समय लगा था वो हमारा T होगा। जब आधी अभिक्रिया कंप्लीट होगी तो मैं ये कह सकता हूं जो रिमेनिंग रहेगा वो क्या रहेगा, शेष मात्रा है वो क्या रहेगी। देखो एक एग्जांपल से, R से P बन रहा है, अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा कितनी लेकर चले, 100, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, R0 से। कब, जब ये T बराबर 0 की बात हो रही है। जब T बराबर 50% की बात आ जाए, यानी 50% कंप्लीट होने में जो समय लगा है वो समय आ जाए, तो उस समय जो शेष मात्रा है वो मुझे पता है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता का कितना बचेगा, आधा। ठीक है, और यहां क्या 0 और यहां क्या 50। अब देखें इस 50 को लिखने का तरीका कुछ इस टाइप से हो सकता था कि R है वो प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह गया, कि जो रिमेनिंग रही है सांद्रता वो सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह गई, यानी 50 रह गई, एक ही बात है, क्योंकि R0 का मान यहां 100 रखो आप, 100 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 50। यानी इसको इस फॉर्मेट में लिखे, इस फॉर्मेट में लेता मैं तो ये हो जाता हमारा R0/2, कि जब T बराबर T50 हो तो R बराबर R0 क्या होगा, 2 होगा। अब देखिए समीकरण हमने पढ़ी है 3, 4, 5, 6 सारी समीकरण। लास्ट में देखिए हमने पढ़ी थी एक 4 नंबर समीकरण, एक 5 नंबर समीकरण और एक 6 नंबर समीकरण। मैं समीकरण नंबर 6 ले रहा हूं, समीकरण 6 से कोई सी भी ले सकते हैं, सबसे सोल्व हो जाएगा जो आप अर्धायुकाल निकालना चाहते हैं। समीकरण 6 से मैं बात करूं तो समीकरण 6 ये थी, K0 बराबर R0 माइनस में R/T। जो चीज हमने ऊपर लिख रखी है वो चीज इसमें फिट कर दें। T की जगह तो क्या रख दें, T 50% रख दें, इस R की जगह क्या रख दें, इस R की जगह R0/2 रख दें, बस क्या हो जाएगा, K0 बराबर R0 माइनस में इस R की जगह क्या रख सकता हूं मैं, R0/2, T की जगह क्या रख सकता हूं, T 50%। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें हाफ लाइफ निकालनी है अर्धायुकाल। 1/2 लिखा हो तो 50% लिखो, एक ही चीज है। T 50% को इधर खींच लेना और ऊपर वाली टर्म को भी साथ में सोल्व कर लेना। जब इधर खींचेंगे T 50% को, नीचे K0 चला जाएगा, ये K0 नीचे ले गए और इस T को इधर, यानी इन दोनों को पक्षांतर कर लिया। अब देखें R0 में से माइनस R0/2 घटाएंगे तो प्लस का R0/2 बच गया। क्यों, क्योंकि R0 ये तो एक था कंप्लीट R0, ये R0 आधा था, तो एक में से आधा घटाया तो प्लस का आधा बच गया R0/2। इसको सही तरीके से लिख के हम छोड़ सकते हैं ऐसे, T 50% बराबर R0/2 K0, शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल निकालने का फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट है भी, पूछा भी जाता है कई बार कि शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल का फॉर्मूला स्थापित कीजिए, या कुछ इस टाइप से भी होता है। देखो अर्धायुकाल है, ये R0 क्या चीज है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता,
K0 कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट वैल्यू एक तरह से, 2 का मान 2 ही रहेगा, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, कुछ इस टाइप से लिख सकता हूं, 50% डायरेक्टली समानुपाती है R0 की वैल्यू के। ये संबंध ये कह रहा है कि शून्य कोटि अभिक्रिया का जो अर्धायुकाल जो होता है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करेगा। ठीक है, यानी प्रारंभिक सांद्रता कितनी ले रहे हैं उस चीज पर डिपेंड करेगा अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता आपके ऊपर। अर्धायुकाल किसका, शून्य कोटि अभिक्रिया का। क्वेश्चन आता है कि अर्धायुकाल किसे कहते हैं, सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। इस चीज को प्रूव करना है तो यहां से स्टार्ट करेंगे हम। वी नो दैट, हम जानते हैं कि ये फॉर्मूला होता है, तो आपको पूरा डेरिवेशन नहीं करना जो पीछे किया है, हम डायरेक्ट लिखेंगे कि हम जानते हैं कि शून्य कोटि अभिक्रिया की समाकलन वेग समीकरण है वो K0 बराबर R0 माइनस R बटे T होती है। इसके अंदर ये कंडीशनें लगा देंगे जो ऊपर हमने लगाई है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन के लिए ये कंडीशनें लगानी है आपको, चाहे आप प्रथम कोटि की पढ़ेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में, उसके अंदर भी ये लगानी है। फिर लगाने के बाद लास्ट फाइनल रिजल्ट क्या आया, T 50% समानुपाती R0। ये कह रहा है कि शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इस पर कंपटीशन एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो आरबीसी सीबीएसई कोई सा भी हो, उसके अंदर क्वेश्चन आते हैं। और नेक्स्ट जो वीडियो हो हमारा होगा इस शून्य कोटि अभिक्रिया पर किस किस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और बिना फॉर्मूलों के भी कैसे इस शून्य कोटि अभिक्रिया के न्यूमेरिकलों को हम सोल्व करेंगे। ये तो फॉर्मूले से हम सोल्व करेंगे, यानी यहां तो हम देख रहे हैं कि फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूले से हम अर्धायुकाल निकालेंगे, फॉर्मूले से ही K0 का मान निकालेंगे। इससे बिना फॉर्मूले से भी हम कैसे शून्य कोटि अभिक्रिया के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, क्योंकि बिना फॉर्मूले के हम केवल कंपटीशन एग्जाम के लिए इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम के अंदर हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम शून्य कोटि अभिक्रिया के जो न्यूमेरिकल होंगे उन पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।